चलिए देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, अभी हम चुनाव प्रक्रिया के एक बेसिक आधार को समझ रहे हैं, जहां पर हमने देखा कि चुनाव प्रक्रिया में जो है कौन कौन से प्रमुख अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो 4 अधिकारी होते हैं। पहला कौन होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी, दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर, तीसरा पीठासीन अधिकारी और चौथा मतदान अधिकारी। ठीक है, मतदान अधिकारी याद रखिएगा। इसके बाद हमने देखा कि नाम निर्देशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो नाम का निर्देशन फॉर्म कौन कौन भर सकता है? स्वयं और प्रस्तावक, याद रखिएगा 2 ही लोग भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को एक स्वयं भर सकता है और दूसरा प्रस्तावक भर सकता है। ठीक है, प्रस्तावक में कितने प्रस्तावक की आवश्यकता होगी? एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी चारों। ठीक है, चारों पद के लिए एक ही प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि चुनाव प्रक्रिया में याद रखिएगा जब नाम निर्देशन फॉर्म भरा जाता है तो इस फॉर्म को भरने के बाद आप किस किस पद में, ठीक है, पहले तो एक बात याद रखिएगा कि आपकी जमानत राशि कितनी होती है इसमें। ठीक है, तो जमानत राशि पंच के लिए कितनी होती है? हाँ, पहले आपको 50 बोलना है फिर 25 बोलना है, याद रखिएगा। ठीक है, जो सामान्य है उसको पहले और उसके बाद आरक्षण में कितना है वो बाद में। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले नंबर पे आता है पंच के लिए 50 रुपए। ठीक है, उसके बाद सरपंच के लिए 1000, उसके बाद जनपद सदस्य के लिए 2000 और जिला सदस्य के लिए 4000। ठीक है, और वही आरक्षण में इसका आधा प्रतिशत हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि जब हम लोग आरक्षण की बात करते हैं तो जमानत राशि की बात करते हैं तो जमानत राशि का जब्त होने का कार्यक्रम क्या है, कैसे वो जब्त हो जाता है उसके बारे में है, और साथ ही साथ आप किन किन पदों पे चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लीजिएगा चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत जमानत राशि का जब्त होना। तो हमने कल जमानत राशि के बारे में पढ़ा कितना कितना होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसी का जब्त होना कि ये जमानत राशि कैसे जब्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके 3 प्रणाली है, याद रखिएगा जमानत राशि के जब्त होने के। ठीक है, देखिएगा ठीक है, तो जमानत राशि जब्त कैसे हो जाता है? जमानत राशि का जब्त होने का मतलब यह है कि प्रतिभूति निक्षेप को वापस अभ्यर्थी को ना देना। ठीक है, प्रतिभूति निक्षेप को किसे वापस ना देना? तो अभ्यर्थी जो था जिसने जमानत राशि जमा किया है उसको वापस ना देना। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि चुनाव प्रक्रिया में चुनाव के बाद मतदान का 1/6 मतदान प्राप्त न कर पाना। ठीक है, यानी जैसे ही वोट होता है, वोट का परिणाम आता है और वोट के परिणाम के बाद याद रखिएगा कि यदि स्थिति ये बन जाती है कि जहां पर चुनाव के बाद, ठीक है, उसे मतदान प्राप्त हुआ है और उसका पूरा मतदान का या उपस्थित जो कुल मतदान है जिसको वैध मतदान कहते हैं। ठीक है, यहां पर एक शब्द लिख लीजिएगा कि मतदान का, ठीक है, तो वैध मतदान का, ठीक है, वैध मतदान का 1/6 मतदान प्राप्त कर लेना। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं किया है तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी और अगर कर लिया है तो जमानत राशि वापस मिल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में बात करेंगे कब जब्त हो जाती है कब वापस हो जाती है। ठीक है, तो पहले तो याद रखिएगा जब्त होने के क्रम पर जमानत राशि कब कब जब्त हो जाती है, तो याद रखिएगा तो एक कंडीशन से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जब जमानत राशि जब्त कब होती है, और ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक दूसरा और कंडीशन है। ठीक है, जमानत राशि के जब्त होने का यहां पर कंडीशन एक आता है, याद रखिएगा, जहां पर जो है अगर आपने अपने जमानत राशि को 6 महीने से पहले क्लेम नहीं किया तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अगर आपने क्या किया, आपने देखा वो दुकान में जाते हैं आप तो यहाँ पर लिखा होता है अपना सामान अगर आपने 10 दिन के अंदर नहीं लिया वापस तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, वही सेम चीज है, याद रखिएगा निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा निर्वाचन प्राधिकरण के अनुसार 6 माह तक अपनी जमानत राशि न क्लेम या वापस लेने पर
यह पुनः दिया नहीं जाता। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है कि आपने जो है 6 महीने तक आप वापस ना लेने आए। ठीक है, तो याद रखिएगा परिणाम के घोषणा के 6 महीने के भीतर जो है अगर आप ले लेते हैं वापस तो मिल जाएगा, और अगर दावा नहीं किया, आपने क्लेम नहीं किया तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दो कंडीशन है मुख्य तौर पर कि निम्न परिस्थितियों में आपकी जमानत राशि कब कब जब्त होती है। तो पहला है चुनाव की मतदान में वैध मतदान के 1/6 प्राप्त कर लेना, और दूसरा है आपका कि 6 महीने के अंदर अपना जमानत राशि क्लेम ना करना या दावा ना करना। ठीक है, तो दो कंडीशन याद रखिएगा। अब इसी के बाद देखिएगा अब देखिएगा चुनाव जो राशि है, ठीक है, वो कब वापस हो जाती है। ठीक है, इसके लिए ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है जब्त शब्द नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, जब्त का मतलब होता है संप्रहित। संप्रहित, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, संप्रहित मतलब जब्त होना होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया ना कि संप्रहित, तो याद रखिएगा वो उसका मतलब वहां पर लिख कर नहीं देगा, तो संप्रहित कहा जाता है इसे, संप्रहित। ठीक है, तो संप्रहित होना मतलब जब्त कर लेना, राशि जब्त कर लेना। अब देखिएगा अब जमानत राशि कब वापस कर दी जाती है इस कंडीशंस में, तो इसके लिए 3 कंडीशन है। ठीक है, जमानत राशि का वापस होना, पहले जब्त कर लिया हमने, अब वापस करने की बात करेंगे। देखिएगा, तो जमानत राशि का वापस हो जाना, तो देखिए जमानत राशि को वापस करने की प्रक्रिया में सबसे पहला तो आपने प्रक्रिया याद रख लिया है कि वैध मतदान का कितना प्राप्त करना है। वैध मतदान का 1/6 मतदान प्राप्त होने पर। दूसरा है, याद रखिएगा, कि नामांकन फॉर्म भरने के पश्चात अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर। तीसरा है नामांकन फॉर्म भरे जाने के पश्चात अंतिम सूची में अभ्यर्थी का नाम प्रदर्शित ना होने पर। ठीक है, तो ये 3 कारण है याद रखिए जिसके कारण आपको जमानत राशि वापस कर दी जाती है, जब्त नहीं की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला क्या है, अभ्यर्थी की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो किस कंडीशन में मृत्यु हुई है याद रखिएगा। हालांकि मृत्यु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसे मृत्यु होगी तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मृत्यु का मतलब यहां पर यह है कि जैसे ही आपका मतदान फॉर्म भर दिया गया है, ठीक है, यानी नामांकन फॉर्म भर दिया गया है, इस फॉर्म को भरने के बाद याद रखिएगा कि फॉर्म भरने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, और या फिर अंतिम सूची निकलने से पहले उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस में जो है क्या कर दिया जाएगा, जमानत राशि वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मतदान में शामिल नहीं हुआ है, अभ्यर्थी में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, और उसी के बाद याद रखिएगा नामांकन फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ कि उसका जो अंतिम सूची होता है, जैसे होता क्या है याद रखिएगा, नामांकन फॉर्म आप भरेंगे, फिर आपकी समीक्षा की जाएगी, इसको समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, कि आपने जो भी जानकारी दी है उसमें कोई गलत तो नहीं है। अगर आपने कोई गलत जानकारी दी है जिसका नुकसान मतलब इस क्षेत्र को होने वाला है, या फिर उससे ये जानकारी मिलती है कि आपने कोई गलत जानकारी दी है, ठीक है, तो आपको सूची से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जैसे ही आपको अभ्यर्थी की सूची से बाहर निकाल दिया जाएगा आपकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जमानत राशि आपको वापस कर दी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, जमानत राशि कब वापस हो जाती है, कब कब जब्त हो जाती है, तो 2 कंडीशन है, जब्त होने के, और 3 कंडीशन वापस कर देने के। ठीक है, और याद रखिएगा आप जमानत राशि का वापस करना जो है, आप सबसे सफल तरीका यही होता है, याद रखिएगा, कि आप जो है वोट में, जैसे ही वोट हो रहा है, मतदान हो रहा है, ठीक है, अगर आप जीत कर आते हैं जमानत राशि पूरा वापस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हार के आते हैं परंतु 1/6 मतदान आपको मिला हुआ है, जमानत राशि वापस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सामान्य सी बात है कि बाकियों को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं कि जीत के आने पर जमानत राशि वापस होना, सिर्फ आप कंडीशन याद रख लीजिए कि 1/6 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमानत राशि वापस हो जाएगा, चाहे आप जीते चाहे फिर हारिए। ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, चलिए,
हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही वापस होता है ये, ठीक है। हाँ, लेने जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, आपको ये वो देगा चालान से, ठीक है, चालान से कटेगा। और आपको या तो फिर हो सकता है कि आपको नगद भी दे सकता है, ये उस समय की परिस्थितियों पर अनुभव होता है, ठीक है। कहने का मतलब है, जैसे देखिए आपने चालान काट के अपने पास पेज रखा हुआ है, आप चालान का पेज उसको देंगे तो आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है इस पर, ठीक है, लेकिन जनरली जो होता है वो नगद ही होता है। अब 1,000 रुपये के लिए आपको अकाउंट काटता नहीं है वो, ठीक है, वो क्या करता है, चालान को जमा कर लेता है आपका। और अगर मान लीजिए आपने एक बड़े 6 बोट लेकर आया, काफी लंबा समय हो चुका है, तो आपको नगद काउंट करके दे देता है वहां पर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहां पर 2 बिंदुओं पर बात करेंगे हम लोग कि पद पर अभ्यर्थी का खड़ा होना, ठीक है। यानी कि किस किस पद के लिए अभ्यर्थी जो है एलिजिबल होगा, योग्यता रखेगा, जहां पर पद को वो खड़ा हो सके। और वही हम उसके दूसरे टुकड़े पर देखेंगे, जहां पर अभ्यर्थी एक साथ किन किन पदों पर खड़ा नहीं हो सकता। किन किन पदों पर खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिएगा किस किस पद पर अभ्यर्थी एक साथ खड़ा हो सकता है। तो पहले याद रखिएगा, पहला कंडीशन है पंच और सरपंच के साथ, ठीक है। यानी कि इन दोनों कंडीशंस में ये खड़ा होगा, याद रखिएगा। और जमानत राशि किसका जमा करेगा, सरपंच का केवल, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, सरपंच जो है ये जनपद सदस्य के लिए खड़ा हो सकता है, यानी सरपंच और जनपद सदस्य, सरपंच और जिला सदस्य, पंच और जनपद सदस्य, पंच और जिला सदस्य, ठीक है। तो पंच और सरपंच, सरपंच और जनपद सदस्य, सरपंच और जिला सदस्य, पंच और जनपद सदस्य, और पंच और जिला सदस्य। कभी भी जनपद और जिला एक साथ खड़े नहीं होते, याद रखिएगा बस, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन से याद रखिएगा कि कौन कौन किस किस पद के साथ एक साथ खड़ा हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। सर अगर सरपंच जिला सदस्य के लिए खड़ा होता है और जिला सदस्य बन जाता है, तो उसको मतलब सरपंच, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं। सरपंच जो है जिला सदस्य बन जाता है, हाँ, तो अपनी वो छोड़ना पड़ेगा अपना पद। हाँ, पद छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से उपचुनाव कराया जाएगा कि वो नहीं, देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है कि एक साथ लड़ना, लड़ सकते हैं। हाँ, एक साथ लड़ने की बात की जा रही है, ठीक है। तो लड़ने की बात की जा रही है। ऑलरेडी अगर आप पद पे हैं तो फिर आप खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपना पद लेकिन नीचे का छोड़ना पड़ेगा। बहुत कॉमन सी बात है कि जब जैसे ही आप जिला सदस्य बनेंगे तो आपको उस पद को रिक्त मान लिया जाएगा अपने यहाँ, बाय डिफॉल्ट, आप छोड़े चाहे ना छोड़ें, ठीक है। तो ऐसा होगा, कभी भी 2 पद पे एक साथ नहीं रह सकते, याद रखिएगा, ठीक है, पंचायती चुनाव में, ठीक है। तो कंडीशंस याद रखिएगा, 6 कंडीशंस हैं हमारे पास। अच्छा, 5 ही लिखा है हमने, एक कंडीशंस और है, याद रखिएगा। अच्छा, पहला कंडीशन है पंच सरपंच, सरपंच जनपद सदस्य, सरपंच जिला सदस्य, और पंच और जनपद सदस्य, पंच और जिला सदस्य। और एक बात याद रखिएगा कि यहां पर जनपद सदस्य और जिला सदस्य का जो रेंज होगा, ठीक है, इसके अधीन ही रेंज आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 6वें नंबर पर जो आएगा वो जनपद सदस्य जो रहेगा, जनपद सदस्य जो है, इसके साथ आप जिला सदस्य का भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। जनपद और जिला का भी चुनाव लड़ा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों भी चुनाव लड़ सकते हैं एक साथ, यानी कि दोनों पदों के लिए चुनाव लड़ा जा सकता है, ये याद रखिएगा। एक्चुअल क्या है यहाँ पर, एक्चुअल है यहाँ पर, याद रखिएगा कि छोटा पद और बड़ा पद क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, जिसके कारण इसे सुमेलित किया गया है। याद रखिएगा कि कौन किसके साथ पद के साथ एक साथ खड़ा होकर लड़ सकता है, याद रखिएगा। तो 6 कंडीशंस याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा कौन
ऐसा पद जो है या फिर कौन से कंडीशंस में अभ्यर्थी नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा कि कहां पर चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, यानी चुनाव जो है मतदान के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो पंच और सरपंच एक साथ खड़े हो सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति जो है पंच और सरपंच के लिए एक साथ नॉमिनेट हो सकता है, याद रखिएगा। दूसरा, सरपंच और जनपद सदस्य हो सकता है। ठीक है, फिर सरपंच और जिला सदस्य हो सकता है। ठीक है, पंच और जनपद सदस्य, पंच और जिला सदस्य, जनपद और जिला सदस्य। कंडीशंस याद रखिएगा इस पे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 3 कंडीशंस ऐसे हैं जहां पर 4 कंडीशन ऐसे हैं जहां पर एक साथ चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, याद रखिएगा। ठीक है, पहला कंडीशन है ग्राम पंचायत के अंतर्गत कहां कहां पर, तो याद रखिएगा 2 वार्डों का नामांकन नहीं भरा जा सकता। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वार्ड से भी खड़ा हो जाता, इस वार्ड से भी खड़ा हो जाता हूं, कहीं ना कहीं तो जीत जाऊंगा। नहीं कर सकते आप। ठीक है, 2 वार्ड से खड़ा नहीं हो सकते, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद 2 ग्राम पंचायत से सरपंच के पद के लिए, ठीक है, 2 ग्राम पंचायत से सरपंच के पद के लिए भी आप खड़े नहीं हो सकते, याद रखिएगा। यानी 2 ग्राम पंचायत में बोले कि आप वहां पर आपका दादा घर है, वहां नानी घर है, तो दोनों जगह से सरपंच के लिए पद के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो नहीं हो सकते, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है एक कंडीशन और है, याद रखिएगा। 2 निर्वाचन क्षेत्र के जनपद सदस्य के रूप में। ठीक है, यानी 2 क्षेत्र के निर्वाचन जो क्षेत्र है उनके अलग अलग जनपद क्षेत्र हो गए, तो वहां पर भी आप नहीं कर सकते। और उसी प्रकार याद रखिएगा आप, सेम कंडीशंस है कि 2 क्षेत्र का 2 निर्वाचन क्षेत्र के जिला सदस्य के रूप में। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन से याद रखिएगा जहां पर आप नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक कंडीशन है, मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, बताइएगा कि एक व्यक्ति है जिसने एक वार्ड से अपना नामांकन भरा है, वार्ड ए से नामांकन भर दिया, कुछ दिनों बाद जो है वार्ड बी से भी नामांकन भर दिया उसने। ठीक है, तो कब उसका मत या जो अभ्यर्थी का पद है वो अवैध हो जाएगा या वैध रहेगा किसी एक से? दोनों से अवैध हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कंडीशन ऐसा है कि उसने पहला वार्ड क्रमांक से भरा, उसके बाद दूसरे से भरा और पहले को विड्रॉल कर लिया, वापस ले लिया, तो क्या दूसरा वैध रह जाएगा या फिर उसको कैंसिल माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वार्ड तो वो किसी वार्ड से भी खड़ा हो सकता है। अगर आप उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो किसी वार्ड से भी खड़े हो सकते हैं। याद रखिएगा, केवल पहला मान्य कभी नहीं हो सकता, दूसरा वापस लेना पड़ेगा तो पहला मान्य है। ठीक है, तो ऐसा याद रखिएगा कि दूसरा जो बाद में डाला गया है उसको वापस लेना पड़ेगा उसको, तब जाकर मान्य होगा। ठीक है, वो नहीं होगा क्योंकि पहले आपने पहले भर दिया है। ठीक है, और उसका सारा प्रोफार्मा जो है सेट हो चुका है। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में केवल दूसरा ही जो है जिसको आप वापस ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सोच समझ के भरा जाता है कि किस वार्ड से खड़ा होना है, थोड़ा सोच समझ लीजिए, अपना भीड़ देख लीजिए उसके बाद। ठीक है, चलिए अब देखिएगा निर्देशन पत्रों की संवीक्षा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको संवीक्षा के लिए। ठीक है, इसे एक तरीके से कहा जाता है कि अभ्यर्थियों का जानकारी का पता साझी करना। ठीक है, तो याद रखिएगा निर्देशन पत्रों का संवीक्षा।
निर्देशन पत्रों का संवीक्षा, जिसे कहा जाता है अभ्यर्थियों को क्या करना, जानकारी, ठीक है, तय करना कि वो जो भी जानकारी दी गई है वो सही है या नहीं है। ठीक है, जैसे आपने बता दिया कि मेरे पास इतना पैसा है, अब पैसे के हिसाब से आपसे रिकॉर्ड जब देखा गया तो मायने में जो है ज़्यादा पैसा निकल कर आ गया, ठीक है, या फिर बहुत ही कम आ गया, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा आपने जो है अपनी जाति प्रमाण पत्र में कुछ गलत बता दिया है। ठीक है, तो ऐसे अब आप बोल दिए 10वीं पास हूँ, नहीं है, तो बहुत कुछ ऐसे है जिसके कारण जो है आपका जो अभ्यर्थी का नामांकन पत्र है वो समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है नाम निरसन पत्रों का संवीक्षा। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा अभ्यर्थी के द्वारा भरे नामांकन पत्र में दी गई जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा परीक्षण की जाती है, जिसे संवीक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो संवीक्षा क्या है ये क्लियर हुआ आपका। ठीक है, कि संवीक्षा क्या होता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो है जो नामांकन फॉर्म आपने भरा है उसकी जानकारी को क्या किया जाता है, परीक्षण की जाती है। ठीक है, अब इसके लिए आपसे पूछताछ भी की जा सकती है, याद रखिएगा। तो उस पूछताछ में कौन कौन उपस्थित होगा ये याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें उपस्थित सदस्य कौन कौन उपस्थित होगा, तो याद रखिएगा पहले तो याद रखिएगा पहला टर्म्स है या शर्त है कि समय, दिन, ठीक है, यानी समय और दिन और तारीख, ठीक है, नियत की जाती है। ठीक है, और इसके साथ तय की जाता है स्थान। ठीक है, इसको तारीख कर देंगे, तारीख, ठीक है, नियत की जाती है। अब यहां पर सबसे पहले कौन आएगा, उम्मीदवार आएगा। ठीक है, या फिर प्रस्तावक आएगा। उम्मीदवार या प्रस्तावक शामिल होंगे क्योंकि आपको जानकारी यहां पर कलेक्ट करना है। ठीक है, साथ ही साथ कौन होगा, तो याद रखिएगा निर्वाचन अभिकर्ता। ठीक है, और देखिएगा निर्वाचन प्राधिकृत व्यक्ति। ठीक है, निर्वाचन के अंतर्गत जो है प्राधिकृत व्यक्ति होगा, जो याद रखिएगा जो एक व्यक्ति होगा जो लिखित में यह शक्ति प्राप्त रखता हो। ठीक है, यानी जिसके पास ये लिखित में शक्ति हो कि वो वहां पर शामिल होने का अधिकारी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये उम्मीदवार के द्वारा लिखित होना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है, याद रखिएगा कि उम्मीदवार अपने किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुन सकता है या बता सकता है जो पहले से निर्वाचन के प्राधिकार में शामिल हो। ठीक है, उसको बुला सकता है यहाँ पर, साथ में ये यहाँ पर होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीदवार चुनेगा उस व्यक्ति को कि यहाँ पर कौन होना चाहिए मेरे साथ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि निर्वाचन प्राधिकृत लिखित में, ठीक है, प्राधिकृत व्यक्ति होगा, अन्य एक व्यक्ति ना, ये अन्य एक व्यक्ति है जो उम्मीदवार के द्वारा जो है चुना जाएगा, लेकिन लिखित में चुना जाएगा कि मुझे ये फलाना व्यक्ति चाहिए जिसके सामने मैं बात करूंगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन होता है, तो उम्मीदवार का प्रस्तावक हो सकता है या फिर उम्मीदवार हो सकता है, दोनों में से एक होंगे। ठीक है, और निर्वाचन अभिकर्ता होंगे। ठीक है, निर्वाचन अभिकर्ता, इसको अलग से याद रखिएगा, दोनों को एक मान के चलिएगा। ठीक है, और इसको आप दूसरा नंबर रख सकते हैं, याद रखिएगा निर्वाचन अभिकर्ता। ठीक है, तो निर्वाचन अभिकर्ता कोई अधिकारी होगा कि वो मतलब उस लेवल का अधिकारी होगा वहाँ का। हाँ, वो अधिकारी को अभिकर्ता है ना, जो निर्वाचन को देख रहा है वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे काम करने वाला निर्वाचन अभिकर्ता होगा। ठीक है, या फिर उससे छोटा पद हो सकता है, याद रखिएगा अभिकर्ता एक छोटा पद होता है इसमें। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा उम्मीदवार और प्रस्तावक में से कोई एक होगा जो भी फॉर्म भरा है वो। दूसरा, निर्वाचन प्राधिकृत
लिखित व्यक्ति जो कि उम्मीदवार द्वारा बुलाया गया हो, ठीक है, लेकिन प्राधिकृत होना चाहिए, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि किसी को बुला लिया तो ऐसा नहीं, निर्वाचन में प्राधिकृत व्यक्तियों की लिस्ट होगी, उस लिस्ट में आप किसी का नाम डाल सकते हैं और उस लास्ट लिस्ट से आप किसी को बुला सकते हैं अपने समय के लिए। याद रखिएगा यहाँ पर ना ये जो गुट दिख रहा है ना आपको, एक साथ ऐसे ऐसे कमरे बहुत सारे बने होंगे, सब उम्मीदवार अलग अलग कमरे में जाएंगे और हर किसी का जो है पर्यवेक्षण होगा। ऐसा समझ में आ गया बात? इंटरव्यू सेक्शन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बस उसी तरीके से समझ लिए एक तरीके से कि बहुत सारे कमरे होंगे और एक साथ सबको बुलाया जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन कोशिश ये की जाता है कि टाइम के हिसाब से 2 दिन 3 दिन 4 दिन में सेटल किया जाता है सबको। ठीक है, ऐसा होता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके बाद जो है निहरता संबंधी प्रावधान। ठीक है, यानी कि अब अयोग्य घोषित हो जाने के प्रावधान क्या है कि अभ्यर्थी को बाहर निकाला जाए। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा कब कब किसी के नामांकन पत्र को नामंजूर किया जाता है, उसका मतलब यह है, याद रखिएगा। तो इस कंडीशंस को याद रखिएगा, जहां पर पत्रों का परीक्षा हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा कि कंडीशन यह है जहां पर नामांकन फॉर्म को अयोग्य घोषित करना। नामांकन फॉर्म को अयोग्य घोषित करना, मुझे लगता है अगर आप इस छोटे छोटे स्तर से पढ़ के चले जाएंगे तो यकीन करिए आपका चुनाव वाला तैयारी ऐसा होगा कि आप बोलेंगे कि प्राधिकारी से बात करा दो, मैं को हर जानकारी पता है इसके बाद। ठीक है, तो इस लेवल पे जाने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पुस्तक में इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको ना मिले इस लेवल पर। ठीक है, तो इसका जो पूरा का पूरा परफॉर्मा है, इसको आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल लाइफ है। मतलब इस तरीके की ड्यूटी में बैठने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इसको इसी तरीके से समझ के चलें कि आपके साथ ये घटना घट रही है अभी। ठीक है, अब हाँ, तो आप देखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा कि रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है ये निर्देशन के द्वारा जो है यह घोषित कर सकता है कि आपके किसी पत्र में, ठीक है, कुछ अयोग्य घोषित किया गया है या कोई अयोग्य बातें लिखी गई हैं, याद रखिएगा, जो कि निर्वाचन के संबंध में अयोग्य घोषित हो सकती है। ठीक है, तो कौन तय करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर, याद रखिएगा। ठीक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर प्रस्तावक व उम्मीदवार के नामांकन पत्र को अनर्ह, ठीक है, या अनर्ह घोषित कर सकता है, या अयोग्य लिख सकते हैं, ज़्यादा अयोग्य घोषित कर सकता है जब पर्यवेक्षण के बाद जिसे वह सही समझे। ठीक है, मतलब उसका कारण वो सही समझ रहा है कि ये कारण सही है जिसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो वो कर देगा। याद रखिएगा, इसमें टर्म और कंडीशंस नहीं होते, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर ये समझ ले कि इसके बातों में कहीं ना कहीं और इसके नामांकन फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, तो वो बस इतना सोच के भी उसको कैंसिल कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब एक बड़ी उपलब्धि होती है। आपको बताता हूँ अभी आप लोगों ने देखा है, आपको व्हाट्सएप में भाजपा का मैसेज आया होगा कि मोदी सरकार के द्वारा क्या क्या विकास का कार्य किया गया है। इस तरीके से आप पूछ रहा होगा आपसे कि आप क्या खुश हैं इस बात से, कितना रेटिंग देना चाहते हैं, क्या है आप अपनी उपलब्धि बताइए, या हाँ सुझाव देना चाहते हैं, इस तरीके का। ठीक है, तो आचार संहिता लगने के बाद भी ये चल रहा था। ठीक है, तो कांग्रेस वालों ने और कुछ पार्टियों ने क्या किया, भाजपा पर, ठीक है, शिकायत कर दी भाजपा की कि इसके बावजूद जो है प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है, कुछ बातें बताई जा रही जिससे इन्फ्लुएंस हो सकता है मतदाता। ठीक है, अब शिकायत हुई तो उधर से जवाब आया भाजपा के वकील से जवाब आया कि एक्चुअल में बहुत सारे मैसेज पहले कर दिए गए थे, बाद में ऐसा हुआ कि ये चीज़ें जो बाद में डिलीवर्ड हो रही हैं। ठीक है, अब ठीक है, बोले ठीक है, निर्वाचन आयोग बोला ठीक है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने क्या किया कि पड़ताल लगाया जब खुद से, तो देखा कि आचार संहिता के बाद भी वो बैठ के सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो तत्काल प्रभाव से तुरंत के तुरंत सारा सिस्टम डिलीट करा दिया गया। ठीक, तो अब समझिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि भाजपा को मतदान देने या अभ्यर्थी बनने का कोई अधिकार नहीं जब ये उसने ऐसा किया।
ठीक है, लेकिन निर्वाचन आयोग इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। ठीक, गलत तो किया उसने, अगर यही कोई पार्टी का कोई एक व्यक्ति होता, छोटा मोटा पार्टी होता, तो हटा देता, उसको साफ कर देता। इतनी बड़ी पार्टी को हटाने के लिए ये उसकी समझबूझ है। देखिए, शिकायत हुआ है, गलत भी पाया गया है, लेकिन फिर भी नहीं कुछ किया गया। ठीक है, मतलब उसके प्रति क्या किया गया, बस एक समझाइश की गई है या उसके सावधानी या चेतावनी दे दी गई है। लेकिन वही अगर आप ये पंच और सरपंच के पद में ऐसा करेंगे ना, तो आपको सीधे साफ कर देगा। ठीक है, ये होता है, समझिए कि समझ और बूझ क्या है। तो मतलब यही इसकी समझ है, याद रखिएगा, जहां पर वो सही समझे। ठीक है, तो उसके सही समझने पर ही सब कुछ मैटर करता है, याद रखिएगा। रिटर्निंग ऑफिसर आपको कभी बाहर निकाल सकता है इस केस पर कि अगर आपके मतदान पत्र है जो नामांकन पत्र जो है उसमें और आपकी बातों में कहीं ना कहीं अलगाव है तो। ठीक है, याद रखिएगा, ये उसकी बुद्धिमत्ता है कि वो आपको अलग कर देगा, अयोग्य घोषित करे या ना करे, इस तरीके का। ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या प्रावधान है इसके लिए। ठीक है, सबसे पहला उम्मीदवार, ठीक है, उम्मीदवार जो होगा ये मतदान की योग्यता को पूर्ण ना करता हो। ठीक है, तो उम्मीदवार जो होगा वो मतदान की गणना, मतदान का जो पूरा योग्यता है, ठीक है, मतदान से संबंधित या निर्वाचन संबंधित उसकी योग्यता को पूर्ण ना करता हो। ठीक है, प्रस्तावक जो है जिसने हस्ताक्षर किया है, याद रखिएगा, वह अयोग्य हो। ठीक है, तो सिर्फ उम्मीदवार के अयोग्य होने से नहीं होगा, प्रस्तावक भी अयोग्य घोषित हो गया है तो याद रखिएगा इस कंडीशंस में भी उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी या उम्मीदवार या प्रस्तावक का हस्ताक्षर वास्तविक ना हो। ठीक है, तो इतने छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है कि हस्ताक्षर में कुछ गलती तो नहीं हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा अभ्यर्थी या प्रस्तावक प्रतिभूति निक्षेप तथा अन्य मतदान शर्तों का पालन न किया हो। ठीक है, तो याद रखिएगा अभ्यर्थी प्रस्तावक, कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे प्रतिभूति निक्षेप का मतलब है जमानत राशि। ठीक है, तो जमानत राशि के संबंध में कोई भी गलती किया हो, ठीक है, तो भी अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, एक से अधिक पद के लिए नामांकन भरा गया हो। ठीक है, याद रखिएगा, एक से अधिक पद के लिए नामांकन भरा गया हो। ठीक है, तो ऐसे में अच्छा, एक से अधिक पद नहीं कहेंगे, एक से अधिक नामांकन कहेंगे। याद रखिएगा, एक से अधिक नामांकन एक ही पद के लिए भरा गया हो। ठीक है, मतलब जैसे मैंने अभी कंडीशंस बताया था आपको कि अगर आपने एक ही पद के लिए एक बार नामांकन भरा है, फिर दूसरे बार उसी पद के लिए दूसरे वार्ड से भर दिया है, तो फिर आप दोनों के लिए अवैध हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद नामांकन फॉर्म भरने का जो तिथि है, उस तिथि के बाद फॉर्म भरने पर, ठीक है, यानी तिथि के लिए याद रखिएगा, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो नामांकन फॉर्म की तिथि होती है, जैसे आप फॉर्म भरते रहते हैं, डेट निकल जाता है तो एक्सेप्ट नहीं करता आपका फॉर्म। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि आप अपने बाहुबली होने के कारण, याद रखिएगा, वहाँ जमा तो करा देंगे फॉर्म को, लेकिन बाद में रिटर्निंग ऑफिसर आपको बाहर निकाल देगा डेट देखकर उसका। ठीक है, तो याद रखिएगा नामांकन फॉर्म नियत तारीख के बाद भरा गया हो, नियत तारीख के बाद भरा गया हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, याद रखिए, जिसके कारण आपकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नामांकन फॉर्म को या नामांकन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन किया गया हो।
ठीक है। तो ये सारे कारण है, याद रखिएगा, जहां पर उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार जो है, ठीक है, ये हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, सर इसमें प्रस्तावक अयोग्य कैसे हो, मतलब अब मान लीजिए आपने एक से अधिक लोगों का प्रस्तावक बना हो, ठीक है। दूसरा, आप पहले से ही कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड में बैठे हुए हो, ठीक है। तीसरा, आपने फर्जी कोई जानकारी दी हो अपने बारे में, आप प्रस्तावक है, आपकी जानकारी भी लगेगी उसमें, आपने अपनी जानकारी में अपना नाम गलत बताया हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है प्रस्तावक के तौर पर, याद रखिएगा। प्रस्तावक एक तरीके से, याद रखिएगा, अभ्यर्थी का आधा भाई है वो, ठीक है। वो जो भी काम करेगा उसका भी संबंध अभ्यर्थी से जुड़ कर आएगा, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा कि जब भी आपको प्रस्तावक लेकर जा रहे हैं आप, या प्रस्तावक बना रहे हैं किसी को, तो बहुत शुद्ध इंसान को बनाना पड़ता है प्रस्तावक, ठीक है। मतलब उसका रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए कि वो जो है एकदम क्लीन रिकॉर्ड वाला हो, ठीक है। क्योंकि अभ्यर्थी जो है, याद रखिएगा, अभ्यर्थी का पूरा दामोदर प्रस्तावक के ऊपर होता है, ठीक है। क्योंकि अभ्यर्थी ने प्रस्तावक लेकर आया हुआ है, तो प्रस्तावक का मतलब ये होगा कि आप जो जिस प्रस्तावक को लेकर आए हैं उसके विश्वास के पात्र हों आप प्रॉपर तरीके से, तभी जाकर अभ्यर्थी के लिए वो अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा रहा है, ठीक है। वरना दिक्कत इस लेवल तक जाती है कि आपको जेल तक हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, फर्जीवाड़ा करने पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए कि रिटर्निंग ऑफिसर की कार्यवाही क्या क्या होती है। तो पहला तो यहाँ से हो गया रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में कि नामांकन पत्र को कैसे अघोषित किया जाता है या फिर अयोग्य कैसे घोषित कर दिया गया, मतलब आपको यहाँ से पहले से ही बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद जब बाहर निकाला जाएगा आपको, तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप इतने तारीख तक जो है अपना जो भी गलती है उसको सुधार कर वापस लेकर आइए, ठीक है। जैसे आपने देखा दावापत्ती वाला केस, बस उसके पास जो है दावापत्ती होता है, याद रखिएगा। तो आगामी तारीख तक जो कि दिया जाए रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, उस तक जो है वह क्या कर सकता है, अपनी गलतियों को सुधार सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं कि फर्जी किया हो तो उसको सुधारने का टाइम देगा, ऐसा नहीं। मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट गया है तो डॉक्यूमेंट्स को वापस लेने का जानकारी मिलेगा, ठीक है। और या फिर जो ऐसे कंडीशंस होंगे जो कि उस शर्त के अनुसार रखे जाएंगे जो रिटर्निंग ऑफिसर उस समय देगा, ठीक है, तो वो फिर से एडिसिबल हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो देखिएगा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा की गई कार्यवाही, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा की गई कार्यवाही। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है, जो कार्यवाही करता है, उसी को आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन कौन सी कार्यवाही कर सकता है। तो पहले नंबर पर याद रखिएगा उसकी कार्यवाही क्या होती है, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो याद रखिएगा कि अगर पहला रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, अब मैं इसे ये RO लिखूंगा, ठीक है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उम्मीदवार के लिए किसी प्रकार का प्रश्न लगाया गया हो, तो उसका खंडन अभ्यर्थी के द्वारा किए जाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा आगामी समय दिया जाता है, ठीक है। तो समझिएगा कि आपके ऊपर आप उम्मीदवारी के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन आपके बगल वाले ने आपके विरोध में क्या कर दिया, एक एप्लीकेशन डाल दिया है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में भी याद रखिएगा कि इस कंडीशंस में जो है आपको रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई आपत्ति लगा दी आपके पीछे, या कोई अन्य व्यक्ति ने आपत्ति लगा दी, कोई भी बाहरी व्यक्ति, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का आपके पीछे आपत्ति लगा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उस समय में याद रखिएगा रिटर्निंग ऑफिसर या फिर बाहरी व्यक्ति के द्वारा जो है आपत्ति जो दर्शाई गई है, उस आपत्ति को खंडित करने के लिए आपको समय दिया जाएगा कि आप इस
जो बात रखी गई, प्रश्न रखा गया है, उसको सॉल्यूशन लाए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा यह नामांकन पत्र को स्वीकार व अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है। ठीक है, मतलब इसके पास पूरा पावर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपने स्वीकार कर लिया तो बात आगे बढ़ जाएगी, अस्वीकार किया तो नहीं। यहां पर याद रखिएगा आपको कारण बताना पड़ेगा। आप किसी का भी ऐसा अस्वीकार नहीं कर सकते ना कि आपने उम्मीदवार के लिए भरा है, उसने पैसा खर्चा किया होगा ना पूरा तरीके से, अब उसका पैसा तो बर्बाद हो जाएगा इस केस में। ठीक है, कि चुनाव के लिए आपने बहुत अलग किया है। ठीक है, तो ऐसे में आपको अस्वीकार करने के लिए आपको संक्षिप्त में विवरण लिखना पड़ेगा आपको उस पेज पे। ठीक है, तो याद रखिएगा आरओ द्वारा यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अस्वीकार किए गए कारणों, ठीक है, यानी अस्वीकार करने के कारणों को याद रखिएगा, करने के कारणों को संक्षिप्त में लिखना होगा। ठीक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, जो भी उसका अस्वीकार करने का कारण है उसको लिख कर देगा, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, और अंतिम तौर पर याद रखिएगा इस पूरे रिपोर्ट को कार्यालय के बाहर चस्पा करा देगा रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये पूरी घटना के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप उम्मीदवार के लिए अभी आगे काम करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए। अब देखिएगा, अब बात आई कि रिटर्निंग ऑफिसर आपका कोई रिश्तेदार लगता था जिसके से दुश्मनी हो गई है। ठीक है, तो आपको तो कभी मंजूर करेगा नहीं वो। ठीक है, ऐसे केस में दूसरा व्यक्ति को भी लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो याद रखिएगा इसके बाद जो है ना, अब उम्मीदवार के पास क्या रहता है, अपील करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो अब उम्मीदवार की अपील करने की शक्ति जब आपको नामंजूर कर दिया गया हो। ठीक है, देखिएगा तो उम्मीदवार को कैसे किसके पास अपील करेगा इसके बारे में है। देखिएगा, तो उम्मीदवार की अपील जब आपको पूरे शिद्दत से नामंजूर किया गया हो। ठीक है, तो देखिएगा कौन किसके पास अपील कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अपील करने के लिए याद रखिएगा कि किसके विरुद्ध अपील करना है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के। ठीक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के विरुद्ध उम्मीदवार की अपील। ठीक है, देखिएगा तो ऐसे में देखिएगा कौन किसके बात जो है अपील करेगा, तो याद रखिएगा तो पहला अपील होता है पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास। ठीक है, पुनरीक्षण प्राधिकारी। अब ये कौन कौन होते हैं वो देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले पंच के मामले में। ठीक है, पंच के मामले में कौन होगा, तो देखिएगा पंच के मामले में होते हैं राजस्व अधिकारी, तो राजस्व अधिकारी में याद रखिएगा सबसे यहां पर अनुविभागीय अधिकारी होगा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का। ठीक है, पंच के मामले में याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा सरपंच के मामले में यहां पर भी अनुविभागीय अधिकारी होगा राजस्व का। ठीक है, उसी के बाद याद रखिएगा जनपद सदस्यों के मामले में तो याद रखिएगा यहां पर होगा कलेक्टर के पास जाएंगे आप, और उसी के बाद याद रखिएगा अगर जिला सदस्य के बारे में तो आपको जाना पड़ेगा संचालक के पास। ठीक है, तो संचालक कौन, तो याद रखिएगा पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग का। ठीक है, याद रखिएगा तो संचालक, इसको याद रख लीजिएगा ना, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, याद रखिएगा।
ठीक है। तो यहां जाना पड़ेगा आपको अगर आपको कोई अपील करनी है तो, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अब मान लीजिए इनके पास आप पहुंच गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद पहुंचने के बाद याद रखिएगा, मान लीजिए कि रिटर्निंग ऑफिसर से आपकी दुश्मनी थी इसलिए ऐसा उसने किया है, तो उसको फिर से क्या कर देगा, वैध कर देगा, याद रखिएगा। यानी नामंजूर करने का जो तरीका था वो कहीं गलती हुई है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इसके कारण, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर वैध कर देगा। ये अधिकारी जो है रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे कि ये करेंगे, ठीक है। हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर से तो बात खत्म हो चुकी है ना, अभी पहुंच चुके हैं कहाँ पर, इन अधिकारियों के पास, ठीक है, जो कि अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीएम लेवल का होगा, ठीक है। यहाँ पर कलेक्टर होगा और यहाँ पर होगा संचालक, ठीक है। संचालय के अंदर बैठता है, याद रखिएगा, संचालक, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि जिला सदस्य के लिए, जनपद सदस्य के लिए, सरपंच और पंच के लिए ये कंडीशंस है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट लिख लीजिएगा कि इन अधिकारियों के द्वारा या पुनरीक्षण प्राधिकारियों के द्वारा जो है पुनरीक्षण प्राधिकारियों के द्वारा निर्देशन फॉर्म को गलत तरीके से नामंजूर करने पर उसे पुनः वैध करार दिया जाएगा। गलत तरीके से नामंजूर करने पर इसे पुनः वैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, पुनरीक्षण प्राधिकारियों का सबसे बड़ा संबंध होता है, ठीक है। ठीक है। अब देखिएगा, अब लेकिन क्या हुआ कि इस पूरे मामले का जो निपटारा है वो पुनरीक्षण अधिकारी कर रहा है, प्राधिकारी कर रहा है, ठीक है। तो यह तय भी करेगा कि अगर वो ऐसा किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, तो यहां से फिर से उसको पूरा सब कुछ ठीक करेगा, वैध घोषित करेगा। और जिस तारीख, ठीक है, जिस तारीख को याद रखिएगा कि जो चुनाव है या मतदान का जो पूरा फॉर्म भरा गया उसको वापस लेने का जो तिथि है, ठीक है। मान लीजिए आपको पता होगा, इसमें डेट पहले से डाल दिया जाता है कि आप पहले किस दिन नामांकन फॉर्म भरेंगे, कब तक, फिर नामांकन फॉर्म वापस लेने की तिथि कब तक होगी। तो जो जो फॉर्म है वो वापस लेने की तिथि या नाम वापस लेने की जो तिथि होगी उसके 2 बजे तक में आपको ये मामला निपटाना होगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये कंडीशन लिख लीजिएगा, शर्त लिख लीजिएगा कि पुनरीक्षण अधिकारी के द्वारा, शर्त है पुनरीक्षण अधिकारी के द्वारा नाम वापस लेने की तिथि के 2 बजे, ठीक है, 2 बजे यानी दोपहर के 2 बजे तक संपूर्ण मामले की कार्यवाही पूर्ण करनी होती है। अच्छा, ये पूर्ण करने का मतलब ये है कि ये वापस फॉर्म कहां तक पहुंच जाना चाहिए, रिटर्निंग ऑफिसर के पास पुनः पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पूर्ण करने का मतलब यहां पर है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास सारा मामला पुनः पहुंच जाना, ठीक है, सुधार करके। ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशंस हो गया कि ये पूरा नहीं हो पाया वापस लेने की तिथि तक, तो याद रखिएगा रिटर्निंग ऑफिसर जो है अब मतदान या निर्वाचन को रोक देगा, प्रश्नकाल लगा देगा, वहाँ पर प्रश्न लगा देगा कि जो पुनरीक्षण अधिकारी थे इन्होंने काम पूरी तरीके से नहीं किया। देखिए, इनको निपटाना करने का मतलब ऐसा होगा कि जब पुनरीक्षण अधिकारी के पास फॉर्म पहुँचा और उम्मीदवार पहुँचा, तो उम्मीदवार जो है वो तय करेगा कि ये सारे मामले को कब तक सुलझा देना है, कि इस तरीके से सुलझा लेना है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके पास पुनः जो है नाम वापस लेने की तिथि के 2 बजे तक में जो है, दोपहर के 2 बजे तक में सारा मामला क्लियर होकर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, ठीक है। अब वैध होकर पहुंचेगा तो दिक्कत नहीं है, आगे सारी कार्यवाही फिर से पुनः चालू हो जाएगी। अवैध होकर पहुंचेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारी कार्यवाही उसी तरीके से आगे बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अब जो पुनरीक्षण अधिकारी है, प्राधिकारी है, वो अपना काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा
एक क्वेश्चन मार्क लगाकर जो है रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर देगा, पुनरीक्षण अधिकारी के ऊपर कार्यवाही के लिए काम करना चालू कर देगा। ठीक है, और याद रखिएगा यहीं पर क्या होता है कि ये एक निर्वाचन आयोग के पास जो है एक पत्र भेज देगा कि यहाँ पर मामला रुक गया है और उसके कारण जो है निर्वाचन का जो डेट है वो आगे बढ़ाना जरूरी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इस कंडीशंस के तहत। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा ठीक है, तो याद रखिएगा, और अगर मान लीजिए वैध कर दिया गया है तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर देगा, उसको नाम में वापस प्रकाशित करने में उम्मीदवार का नाम फिर से डाल देगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस याद रखिएगा, आपकी नामांकन प्रक्रिया का प्रोसेस हो गया ये। ठीक है, अब देखिएगा अभ्यर्थियों के द्वारा नाम वापस लिया जाना। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिएगा अभ्यर्थियों के द्वारा जो है नाम वापस लिए जाने वाली प्रक्रिया में क्या आता है। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस लिया जाना। अब अभ्यर्थी को जो है कोई 10 लाख रुपए दे दिया हो, ठीक है, लिखना नहीं है, याद रखिएगा इसको। तो आपने देखा होगा लोग जो है वोट बैंक को काटने के लिए ऐसा कर देते हैं। ठीक है, मतलब आप समझिए कि कोई क्षेत्र है जिसमें मान लीजिए 10,000 की जनसंख्या है। ठीक है, 10,000 की जनसंख्या है। अब 10,000 की जनसंख्या मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं, तो वोट ऐसा मिलेगा कि 3 लोगों में बटेगा ये, लेकिन मैं यहीं पर क्या कर दूं, 15 लोग को खड़ा कर देता हूं, पूरा वोट बढ़ जाएगा। ठीक है, जो संख्या आने वाली थी बहुत कम संख्या में कोई जीतेगा अब। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये 3 लोग क्या करेंगे, इनको खरीदना चालू कर देंगे, बाकी जो बच्चे 12 लोग हैं उनको खरीदना चालू करेंगे, और ऐसे में देखेंगे कि सब लोग को कितने पैसे में वो बिकना चालू होते हैं, और उसका फिर से वोट बैंक जो है उनका अपनी तरफ मोड़ लेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये इलीगल है, याद रखिएगा, लीगल नहीं है ये, मतलब हमारे प्रणाली में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन किस किस कंडीशंस में ऐसा होता है वो देखेंगे हम लोग कि कब कब कोई अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले लेता है। ठीक है, ये हमने मूवी देख के बताया इसको। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ हाँ, ये बिल्कुल होता है, ये बहुत बार ऐसा आपने सुना भी होगा कि उसने अपना नाम ले लिया, वो बैठ गया, वापस हो गया उसका। ठीक है, तो ये चीज़ें ना अंदरूनी इलीगल है, लेकिन ठीक है हमारे प्रणाली में ऐसा शामिल नहीं किया गया कि कोई पैसा लेके बैठ जाए, ठीक है, बात खत्म, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसका कारण होना चाहिए कि वो नाम वापस क्यों ले रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में काम क्या होता है वो देखिएगा कि प्रोसेस का तरीका क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर कोई नाम वापस लेना चाहता है तो क्या होगा, वो पत्र या आवेदन पत्र भरेगा, नाम वापस लेने का आवेदन पत्र भरा जाएगा। ठीक है, ये पहली प्रक्रिया होगी। अगर आप नाम वापस लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आवेदन पत्र भरेंगे, याद रखिएगा, नाम लेने वापस नाम लेने का। ठीक है, और किसे दिया जाएगा, हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर को, याद रखिएगा, आवेदन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को। ठीक है, आवेदन पत्र जमा करने के लिए जो याद रखिएगा, ठीक है, फिर से क्या लगेगा आपको, तो याद रखिएगा पहले याद रखिएगा कि जो आवेदन पत्र है, ठीक है, स्वयं के द्वारा या प्रस्तावक के द्वारा, स्वयं या प्रस्तावक के द्वारा लिखित में। ठीक है, तो स्वयं या प्रस्तावक के द्वारा लिखित में जो है आवेदन पत्र भरना होगा। ठीक है, और याद रखिएगा निर्वाचन अधिकर्ता के द्वारा लिखित में, निर्वाचन अभिकर्ता से संबद्ध होकर ये जमा करेगा आरओ के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास। ठीक है, तो पहले आवेदन पत्र भरना, फिर उसके बाद स्वयं या प्रस्तावक के द्वारा यहाँ पर जाना, और उसके बाद उसे लिखित में निर्वाचन अभिकर्ता के संबद्ध कराना, उसे पहले देना, और उसके बाद वहाँ से लेकर जाकर आरओ के पास जमा कर देना। ठीक है, ताकि जो है एक प्रक्रिया पूर्ण हो सके, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा कितने दिन के भीतर किया जाता है और कब तक किया जाता है, तो याद रखिएगा निर्देशन पत्र की समीक्षा समाप्त होने के बाद कब तक, तो याद रखिएगा नामांकन फॉर्म पत्र की
संवीक्षा रिपोर्ट या परिणाम घोषित होने की तिथि से नियत की गई तक, ठीक है, परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो प्रकाशन की अंतिम सूची जब जारी की जाएगी तो उससे जो है याद रखिएगा जो भी डेट होगा, ठीक है, याद रखिएगा सामान्य तौर पर ये 3 दिन का ही होता है, ठीक है। मान लीजिए नियत तिथि क्या रहेगी, 3 दिन मान के चलते हैं इसको, 3 दिन ही हमेशा होता है, 3 दिवस तक, ठीक है। तो कौन से वाले डेट पे, तो याद रखिएगा जैसे ही आपकी परिवीक्षा हुई है, ठीक है, संवीक्षा हुई है और उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया कि हाँ आपका उम्मीदवारों में नाम रख दिया गया है, प्रकाशन सूची हो गया है, उसके बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर आपको नाम वापस लेने का टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा होता है, तो याद रखिएगा यदि अभ्यर्थी जो है ये कार्य करता है तो याद रखिएगा क्या क्या कंडीशंस होता है उसके इस प्रावधान के अंतर्गत, ठीक है, यानी उसने ये प्रोसेस कर दिया अब नामांकन वापस लेने का, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं उसने नामांकन वापस लेने का कार्य किया है तो ऐसे कंडीशंस में क्या क्या होगा उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। नामांकन मतदान से नाम वापस लेना, तो याद रखिएगा प्रावधान में, तो याद रखिएगा यदि अभ्यर्थी स्वयं करता है तो क्या होगा, अगर अभ्यर्थी के द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा सूची से नाम तत्काल रद्द किया जाएगा, ठीक है, सूची से नाम जो है तत्काल रद्द कर दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, अगर अभ्यर्थी स्वयं करता है तो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा प्रस्तावक के द्वारा जमा किया जाएगा तो ये कंडीशन है ना, अभ्यर्थी खुद पहुंचा है, खुद सारा काम किया है तो तुरंत के तुरंत हाँ समझ में आ गया कि ये वापस लेना चाहता है नाम। लेकिन प्रस्तावक, तो प्रस्तावक हो सकता है, तो हो सकता है कि उसे कोई किडनैप करके रखा हुआ हो, ठीक है, प्रस्तावक को भेज दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा दूसरा कंडीशन है कि प्रस्तावक के द्वारा नाम वापस लेने की प्रक्रिया में रिटर्निंग ऑफिसर इसकी जांच करेगा और सही पाए जाने पर रद्द करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर के समय जो है ऐसी घटना घटती है तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसकी जांच करेगा प्रॉपर तरीके से और उसके बाद उसको रद्द करेगा अगर सही पाया गया तो, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मान लीजिए कि आपने प्रस्तावक के द्वारा नाम रद्द करवा दिया, ठीक है, उसी के साथ आपको क्या मिल जाएगा, आपकी जमानत राशि और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपने ये नाम रद्द कर दिया, ठीक है, खुद से कराया है और उसके बाद उसी दिन के अंदर आपको फिर से नाम को वापस देना है, बोला कि नहीं सर हमको गलती हो गया था, मती मारी गई थी, हमारा नाम वापस ले लीजिए, मतलब वापस उस आवेदन को जमा करना है, तो क्या होगा, आवेदन जमा कर लिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर जमानत राशि को बढ़ा दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, जमानत राशि को बढ़ाकर लिया जा सकता है क्या, या फिर वापस पत्र को ले लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। याद रखिएगा किसी भी कंडीशंस में चाहे आप करोड़ों रुपए दे दीजिए उसके बाद तो भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एक बार आपने नाम वापस रद्द करा दिया है, क्योंकि फॉर्म भरने का तिथि अलग था, नाम वापस लेने की तिथि अलग होती है, तो फॉर्म भरने की तिथि तो खत्म हो गई ना, तो आपने नाम वापस ले लिया, उसके बाद वापस आप उसी दिन भी करेंगे तो नहीं होगा। याद रखिए जिस दिन रिटर्निंग ऑफिसर का आपका साइन लग गया नाम वापस करने में, रद्द करने में, उसके बाद बात खत्म हो जाती है, ठीक है। अब अगले 5 साल के बाद फिर से देखिएगा, ठीक है।
इसके बाद देखिएगा, अब निर्वाचन के समय का कंडीशन आता है, याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं निर्वाचन के लिए प्रतीकों का आवंटन। ठीक है, यानी यहां से आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से आएंगे अब चुनाव चिन्हों का आवंटन। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, पहला तो कि नहीं लिया जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों कंडीशंस में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस है? मान लीजिए आपने सुबह सुबह फॉर्म भरा है, दे दिया, आपके 3 दिन का टाइम मिल रहा था, आपके पहले दिन में प्रोसेस नहीं हुआ है। ठीक है, शाम को जाके उसी फॉर्म को वापस लेना चाहेंगे ना कि मैं नाम नहीं वापस लेना चाहता हूँ, तो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। वो अब एक बार जमा हो गया तो वो फॉर्म अब रेगुलेशन में आ गया है। ठीक है, तो किसी भी कंडीशंस में अब आपका नाम रद्द होने से कोई रोक नहीं सकता है, याद रखिएगा। जब तक कोई आप जो है गुड़ेबाज ना कर दे यहाँ पर कि मेरे को किडनैप किया गया था, दूसरे को कोई लोगों ने भरा है, ऐसा वैसा मेरे पर ऐसा बंदूक रखा था, तब जाकर तो ये प्रोसेस होगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर ये समझेगा कि इसका मन नहीं था, इसको दबाव डाला गया है। ठीक है, तो आपका जो रद्द है वो नहीं करेगा। लेकिन अगर कंडीशंस वो बिल्कुल क्लियर है कि अभ्यर्थी ने जो है इधर 10 लाख रुपए ले लिया है, उधर अब उसके साथ भी गेम खेल रहा है, ठीक है, फिर से नाम अपना नहीं वापस ले रहा है, तो ऐसे में याद रखिएगा वो नाम मतलब जो फॉर्म जमा हो गया है उसका रद्द होने के बाद ही अब वो कैंसिल होगा सीधे। ठीक है, तो कंडीशन से याद रखिएगा कि अब एक बार नाम रद्द होने के बाद दोबारा जो है वापस नहीं आ सकता, दूसरा उस फॉर्म को वापस नहीं ले आ सकता। ठीक है, चलिए तो देखिएगा चुनाव चिन्हों का आवंटन, याद रखिएगा चुनाव चिन्हों का आवंटन। चुनाव चिन्हों का आवंटन या निर्वाचन में चुनाव चिन्हों का आवंटन। ठीक है, देखिएगा निर्वाचन में चुनाव चिन्हों का आवंटन जब किया जाता है तो याद रखिएगा तो ये पूरा का पूरा राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। याद रखिएगा किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या होगी? विहित प्रक्रिया द्वारा। विहित प्रक्रिया मतलब पहले से जो निर्धारित प्रक्रिया है उसी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जो है यहां पर कार्य होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा विहित प्रक्रिया का मतलब यहां पर मैंने इसलिए लिख दिया है, उम्मीदवार बोलेगा ना कि मुझे जो है कुर्सी छाप चाहिए तो नहीं मिलेगा, रिटर्निंग ऑफिसर बोलेगा तुम कुर्सी छाप ले लो तो नहीं मिलेगा। याद रखिएगा दोनों कंडीशंस, यानी ना रिटर्निंग ऑफिसर अपने मन का दे सकता है ना उम्मीदवार अपने मन का ले सकता है। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीदवार और रिटर्निंग ऑफिसर दोनों के मन का नहीं होता। कौन तय करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा। जो लिस्ट ऊपर से आएगा उसी लिस्ट को आपको दे दिया जाएगा कि आपको ये मिला है बैल छाप। ठीक है, तो बात खत्म, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि पंच सरपंच जनपद सदस्य में मैच कर गया हो, तब के कंडीशंस में याद रखिएगा ऐसा अगर समय होता है, ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है फिर से ऐसी रीति तय करेगा, ठीक है, पुनरीक्षण करके जो है ऐसी रीति तय करेगा कि किसी को भी जो है सामान्य प्रकार के प्रतीक चिन्ह ना मिले हों। ठीक है, राज्य सरकार तय करता है, याद रखिएगा, राज्य सरकार नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है यह तय करेगा कि किसी प्रकार का जो चुनाव चिन्ह है किसी के साथ क्या है मिसमैच ना हुआ गया हो। अब जैसे किसी को बैल दिया गया, ठीक है, किसी को बैलगाड़ी दिया गया, लेकिन बैलगाड़ी में गाड़ी छूट गया, पीछे बैल ही रह गया बस। ठीक है, तो ऐसे में भी ये क्या होगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति जो कि एक दो अलग अलग पद के लिए सामान्य प्रकार के चिन्हों को प्रदर्शित कर रहा हो, तो ऐसे में याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग जो है पुनरीक्षण करके फिर से नई रीति के तहत जो है नया चिन्ह प्रदान करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसका कंप्लेन करना पड़ेगा, याद रखिएगा, किसको? उम्मीदवार को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि कैसे मिलेगा ये? ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग। कल का टॉपिक रहेगा हमारा निर्वाचन लड़ने में अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन और निर्वाचन का स्थगन। ठीक है, इसके बाद कल का टॉपिक रहेगा हमारा
अभ्यर्थी की सूची का प्रकाशन, ठीक है। तो कल प्रकाशन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे हम लोग इसके बाद निर्वाचन का स्थगन कैसे कर दिया जाता है, ठीक है, इस टॉपिक पर, ठीक है। चलिए देखिए इसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा हम स्लो हैं। प्रक्रिया इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ों में प्रक्रिया है ना कि अगर आप एक छोटी सी प्रक्रिया को मिस करेंगे तो चीज़ें फिर आपके क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, 15 दिन और ही सही, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लिया, नोट अच्छे से सेटअप कर लिया, उसके बाद आपको फायदा ही फायदा होगा। पंचायती राज को दूसरे तरीके से कभी मार्केट में ढूंढने की जरूरत ही नहीं कि कहाँ क्या पढ़ना है, सब कुछ यहीं पर है आपका, ठीक है। इसीलिए हर एक छोटी बातों को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि कब क्या होगा और कब क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए